हेलो गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने वाले। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम कौन कौन से सेक्शन देखने वाले। सेक्शन 2H देखने वाले हैं, सेक्शन 10 देखने वाले हैं, सेक्शन 2 क्लॉज ई देखने वाले और सेक्शन 2 क्लॉज जी देखने वाले हैं, ठीक है ना। 2I देखने वाले हैं। ये सारे सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल एक छोटा सा डेफिनेशन सुन लीजिए कॉन्ट्रैक्ट का। तो कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज H में। कहा गया है एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। एक एग्रीमेंट है जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया गया है, लॉ के द्वारा बाइड किया गया है, वो कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा, ठीक है ना। कुछ एग्रीमेंट होते हैं वो लॉ के द्वारा अवॉइड नहीं होते, तो वो एग्रीमेंट नहीं माने जाएंगे। जैसे कि इलीगल एक्टिविटी करना, ठीक है ना। किसी को राह चलते बोल देना ठीक है हम तुम्हारे साथ मूवी देखने जाएंगे, तो वो लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं हो रहा, यानी कि वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट कैसे माना जाएगा? ए और बी कहते हैं कि ठीक है आप ए रेडियो बेचना चाहता है, ठीक है ना, और बी चाहता है उस रेडियो को लेना, तो इन दोनों को बीच में कंसेंट होता है कि ठीक है। अब मैं बी कहता है कि मैं रेडियो लेने के लिए तैयार हूँ, तो यहाँ पर क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक तैयार हो गया कि इसने ऑफ़र दिया और इसने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है ना। तो यही है कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एन एग्रीमेंट। एन एग्रीमेंट यानी कि एग्रीमेंट क्या हो गया, तो एग्रीमेंट दोस्तों 2E में डिफाइन किया गया। एग्रीमेंट का मतलब है ऑफ़र प्लस एक्सेप्टेंस, ठीक है ना। अगर किसी ने ऑफ़र दिया और सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, ठीक है ना, और जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जाएगा, ठीक। और सेक्शन 10 में दिया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या असेंशियलिटी होना चाहिए, क्या क्या सफिशिएंट ग्राउंड है कि कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ठीक। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हमने बात कर लिया सेक्शन 2H यानी कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ठीक। अब इसके बाद हम बात करते हैं एग्रीमेंट क्या होता है। तो 2 क्लोज सब क्लोज ई के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। देखिए, जितनी भी प्रॉमिस है, ठीक है ना, और जितने भी सेट ऑफ प्रॉमिस है वो एक फॉर्म करता है कंसिडरेशन। एक अच्छा वर्ड है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन को 2D में डिफाइन किया गया है, ठीक है ना, कि कंसिडरेशन यानी कि प्रतिफल क्या होता है। कि अगर यहाँ पर हम समझें कि ए ने बी से एक एग्रीमेंट किया कि ए जो है सेलर है, बी जो है बायर है, ये ऑफ़र देगा कि आप जो है 100 रुपये की एक रेडियो ले लो। बी इसको क्या करता है, बी जो है एग्री कर जाता है वहाँ पर 100 रुपये के रेडियो लेने के लिए। तो बी क्या करेगा, 100 रुपये इसको कंसिडरेशन देगा, यानी कि उसको कुछ पे करेगा। तो यहाँ पर ये एग्रीमेंट वैलिड हो जाएगा, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। एक और एग्जांपल दे लेते हैं इसका। एक और एग्जांपल देखें तो ए जो है एक कुछ समझ लेते हैं, एक लाइट डिलीवर करना चाहता है बी को, ठीक है ना, वो बी को ही बेचना चाहता है। तो ए जो है प्रॉमिस करता है ठीक है मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, कुछ दिन यूज़ करने के बाद ये तुम्हें मैं बेच दूंगा। बी को कहता है ए बेच दूंगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रॉमिस उसने कर दिया बेचने के लिए, ठीक। तो बी ने भी यहाँ प्रॉमिस कर लिया ठीक है कि ये मैं ही लूँगा और ये मैं ही इसे बाय करूँगा तुमसे। तो इसने भी एक प्रॉमिस कर दिया किसको, ए को, कि मैं ये 1000 रुपये में तुमसे लाइट ले लूँगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर दोनों ने एक दूसरे को प्रॉमिस किया, ठीक है ना। बी ने ए को कंसिडरेशन देने के लिए अलाउ किया कि मैं इतने रुपए 1000 रुपये तुम्हें कंसिडरेशन दूंगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक एग्रीमेंट बन गया, क्योंकि इसने ऑफ़र दिया, इसने प्रपोजल जो इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो यहाँ पर एग्रीमेंट हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो गया, ठीक। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए वैलिड एग्रीमेंट कब माना जाएगा, यानी कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कब माना जाएगा। तो सेक्शन 10 ऑफ ICA 1872 में डिफाइन किया गया है कि एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टी, ठीक है ना। पहला नंबर तो एग्रीमेंट होना चाहिए, ये नहीं कि एक तरफ से एग्रीमेंट, एक तरफ बंदा चाहे कि मैं बेचना चाहता हूँ, ठीक है ना, तो वो नहीं माना जाएगा। सबसे पहला नंबर तो एग्रीमेंट होना चाहिए, ठीक। दूसरा जो नंबर है वो है कि
जो भी एग्रीमेंट हो रहा है बिटवीन पार्टी में वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। कॉम्पिटेंट यानी कि उनके अंदर कैपेसिटी होना चाहिए किसी भी चीज़ को एग्रीमेंट करने के लिए, चाहे वो एज की मेच्योरिटी हो, चाहे वो जैसे कि ऑनरशिप हो, अगर किसी भी प्रोडक्ट का वो डिलीवरी करना चाहता है या सेल करना चाहता है तो उस वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, उस चीज़ का वो ऑनर होना चाहिए, ठीक है ना। थर्ड जो एसेंशियल है कि लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है ना, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, यानी कि कुछ ए बेच रहा है तो बी को कुछ कंसिडरेशन देना पड़ेगा, ठीक। फोर्थ जो है सबसे मेन जो एसेंशियल है सेक्शन 10 के अंदर, सेक्शन 10 के अंदर है फोर्थ एसेंशियल फ्री कंसेंट। देखिए कंसेंट हमेशा फ्री होना चाहिए, किसी के दबाव में, फ्रॉड या फिर जो है इंड्यूसिंग इन्फ्लुएंस करके, ठीक है ना, कोर्शन करके, इस तरीके का कंसेंट आप लोग जो है उसको नहीं ले सकते, उसको फ्री रहना चाहिए, तब जाकर कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिड माना जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हमने जान लिया कि एसेंशियल क्या होंगे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक। हमने सबसे पहले तो जान लिया 2H के बारे में, फिर हमने 2E के बारे में एग्रीमेंट जान लिया, फिर हमने सेक्शन 10 के बारे में इन दोनों के एसेंशियल्स जान लिए, ठीक। अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट क्या है। कॉन्ट्रैक्ट भी एक एग्रीमेंट है, ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट भी एक एग्रीमेंट है जो कि आपको सेक्शन 2H के अंदर बताया गया है, ठीक। तो टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट के बारे में हम बात कर, नेक्स्ट दोस्तों हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट की बात करें तो पहला कॉन्ट्रैक्ट भी एक एग्रीमेंट है, ठीक है ना। दूसरा जो है वॉइड एग्रीमेंट, तीसरा जो है हमारा वॉइडेबल एग्रीमेंट, ठीक। अब इन तीनों के बारे में एक एक करके डिफाइन कर लेते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम लोगों ने देख लिया कि कॉन्ट्रैक्ट 2H के अंदर डिफाइन किया गया है कि दोज एग्रीमेंट विच इज़ इन्फोर्सिबल बाय लॉ के द्वारा जो इन्फोर्स कर रहे हैं और जिसके अंदर सेट ऑफ प्रॉमिस है, ऑब्लिगेशंस है, ठीक है ना, रिकॉग्नाइज्ड लॉ के अंदर है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। और जिसकी एसेंशियलिटी जो है सेक्शन 10 के अंदर डिफाइन किया गया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, ठीक। दूसरा जो दोस्तों है हमारा वॉइड एग्रीमेंट, ठीक। वॉइड एग्रीमेंट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज जी में, सब क्लॉज जी में डिफाइन किया गया है। यहाँ पर कहा गया है कि एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। ये जो एग्रीमेंट है वो लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया गया है, ठीक। इसके बारे में हमें कौन से कॉन्ट्रैक्ट होंगे जो लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया गया, जैसे कि माइनर अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा क्योंकि ये लॉ के अंदर नहीं दिया गया है, माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, सेक्शन 24 to 30 तक आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर दिया गया है कि माइनर के द्वारा जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए जाएंगे वो वॉइड माने जाएंगे, और 24 से 25 के अंदर दिया गया है कि वॉइड एग्रीमेंट कौन कौन से होंगे, ठीक। तो आपको वॉइड पता चल गया। नेक्स्ट जो है वॉइडेबल, इन सब के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। आज बेसिक क्लास है तो बेसिक में हम थोड़ा थोड़ा जानने की प्रयास करेंगे। 2I के अंदर दिया गया है एन एग्रीमेंट विच इज़ इनफोर्सिबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयर टू बट नोट एट द ऑप्शन ऑफ द अदर इज वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। देखिए यहाँ पर ए और बी दोनों कॉम्पिटेंट है, ठीक है ना, दोनों कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, दोनों लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, बट जो ए प्रपोजल दे रहा है, जो ए ऑफर दे रहा है बी को, वो बी को अच्छा नहीं लगा, तो ये बी के बिहाफ पे है कि बी उसको जो है एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। अगर उसे रिजेक्ट कर देता है तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो रिजेक्ट नहीं करता, उसे एक्सेप्टेंस दे देता है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। इस केस में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है कि दोनों में से एक पार्टी जो पीछे हट जाए तो वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा। नेक्स्ट जो है फोर्थ इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट। तो इलीगल एग्रीमेंट नाम से आपको पता चल गया, इलीगल का मतलब है कि लॉ फॉरबिड द वेरी एक्ट। देखिए जो भी एक्ट जो लॉ को फॉरबिड कर रहा है, लॉ से बाहर जा रहा है, वो एग्रीमेंट जो है कोई क्राइम कमिट कर रहा है या फिर कोई टॉर्ट कर रहा है या फिर पब्लिक के पॉलिसी के अगेंस्ट है या इलीगल है, वो इलीगल एग्रीमेंट कहा जाएगा। जैसे कि मैंने पहले बता दिया, कुछ ऐसा वर्क करना जैसे कि ड्रग की सप्लाई करना,
माफिया लोग ड्रग की सप्लाई वगैरह करते हैं तो वो इलीगल एग्रीमेंट हो गया और वो जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं आएगा। ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑफ़र के बारे में और एक्सेप्टेंस के बारे में फुल डिटेल विद केस लॉ भी हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों। और आज की वीडियो हम समअप करते तो हमने क्या पढ़ा, कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा 2H में, ठीक है ना, फिर हमने एग्रीमेंट पढ़ा 2E में, ठीक है ना, फिर हमने एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा सेक्शन 10 के अंदर, ठीक है ना, फिर हमने टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, वॉइड एग्रीमेंट पढ़ा 2G में, ठीक है ना, फिर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा हमने 2I में, ओके, फिर हमने इलीगल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा जिसको डिफाइन नहीं किया गया है, जो कि वॉइड एग्रीमेंट माना गया है, ठीक है ना, जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं होता। वॉइड एग्रीमेंट वो 2G के अंदर ही आ जाएगा। अगर इलीगल एग्रीमेंट आपसे पूछा जाए तो वो 2G के अंदर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए और किस चीज़ के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं। CPC, ठीक है ना, CPC, हिंदू लॉ और IPC, आप किस भी वीडियो देखना चाहते हैं जो कि मेरा सिलेबस पूरा हो गया, मैं उन चीज़ों पे वीडियो आपको बना के प्रोवाइड कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।